गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़ एनालिसिस में। आज तारीख है 22 दिसंबर 2022। मुझे माफ़ करना दोस्तों, आज का अखबार रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे ये अखबार मिल नहीं पाया था। मैं जिस वेबसाइट से ऑनलाइन लेता हूं इस न्यूज़पेपर को, उस वेबसाइट ने आज अपडेट नहीं किया था इसे, तो देरी के लिए माफ़ी। चलिए करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। आप लोगों ने कल के वीडियो में जो लाइक और जो भी आपने अपने सुझाव दिए हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि हमारे प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए प्री प्लस मेंस के दृष्टिकोण से हमारे आज के अखबार में क्या क्या मुद्दों को कवर किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है, कोरोना अभी गया नहीं मगर डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे कि चाइना में बहुत ज़्यादा कोविड-19 का BF7 वेरिएंट जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ पे लोगों की मृत्यु भी तेज़ी से हो रही है। और जापान में भी ये काफ़ी हद तक फैल रहा है और इंडिया में भी जांच जो है वो तेज़ी से उसको करने के लिए केंद्र सरकार ने बोल दिया है। तो वहाँ हमारे भारत में भी जांच बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी कुछ लोगों को ये वेरिएंट देखने को मिला है, उनमें ये वेरिएंट पाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं कि ये न्यूज़ क्या कहती है। ये न्यूज़ कह रही है कि कोरोना अभी वायरस अभी गया नहीं लेकिन अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। चाइना समेत कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक का निचोड़ यही रहा। मांडविया ने कोरोना प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों, एजेंसियों, राज्यों को पूरी तरह से सतर्क रहने और कोरोना के वेरिएंट पर नज़र बनाए रखने का निर्देश दिया है। और यहाँ पर बोला गया है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि भीड़ भाड़ स्थानों पर मास्क पहनना और वैक्सीन की तीनों डोज लेना शामिल है। और पॉजिटिव मरीजों का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के लैब में भेजना सुनिश्चित करने को कहा। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सचिव राजेश भूषण मंगलवार को ही सभी राज्यों को पत्र लिख चुके हैं। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो टॉपिक आया है जीनोम सीक्वेंसी। इसमें बोला गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चलता है कि कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है। वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है और वायरस के बारे में जानने की जो विधि है उसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि नए संक्रमण पर नज़र रखने और उससे निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय इस साल जून में ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर चुका है। तो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का है कि जीनोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। ये साइंस एंड टेक, यानी कि ये हमारा UPSC हो या स्टेट PCS हो, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो। तो बिहार में तो साइंस एंड टेक का पार्ट नहीं है, लेकिन यूपी PCS और स्टेट UPSC में साइंस एंड टेक GS पेपर 3 का पार्ट है। तो उसी में ये हमारा जीनोम सीक्वेंसिंग आएगा। तो आइए हम जानते हैं कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है। तो हम सबसे आसान भाषा में समझेंगे। सरल भाषा में कहें तो जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। जैसे कि हम लोगों का आधार कार्ड होता है, उसको जब कोई गवर्नमेंट उसको SBI से या पैन कार्ड से अटैच करवाती है तो गवर्नमेंट को हमारे बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उसी तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग भी एक तरीके से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। और मानव कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम DNA और RNA कहते हैं। इन सभी पदार्थों को सामूहिक रूप से जीनोम कहा जाता है। वहीं स्ट्रेन को वैज्ञानिक भाषा में जेनेटिक वेरिएंट कहते हैं। सरल भाषा में इसे अलग अलग वेरिएंट भी कह सकते हैं। इनकी क्षमता अलग अलग होती है, इनका आकार और इनके स्वभाव में परिवर्तन भी पूरी तरह से अलग होता है।
कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणु। अब हम जानेंगे कि कोरोना होता क्या है। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन इतने समय बाद ये मुद्दा उठा है, तो हम फिर से अपने आप को रिकॉल कर लेते हैं कि कोरोना वायरस है क्या। तो कोरोना वायरस कई प्रकार के विषाणुओं यानी कि वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। यह आरएनए वायरस होता है। इनके कारण मानवों में श्वास तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसकी गहनता हल्की से लेकर अति गंभीर तक हो सकती है, यानी मृत्यु भी हो सकती है इससे। गाय और सूअर में इनके कारण अतिसार हो सकता है, जबकि इनके कारण मुर्गियों के ऊपर श्वास तंत्र के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए कोई टीका या विषाणु रोधी अब उपलब्ध है और उपचार के लिए प्राणी की अपने प्रतिरक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है। अभी तक रोग लक्षणों में डिहाइड्रेशन, फीवर आदि का उपचार किया जाता है ताकि संक्रमण से लड़ते हुए शरीर की शक्ति बनी रहे। तो ये हमारे कोरोना के बारे में जानकारी हो गई। उस वेरिएंट हम किसे कहते हैं उसके बारे में हो गई। जीनोम क्या होता है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। आपसे हो सकता है प्री में पूछ दे कि जीनोम सीक्वेंसिंग है और उसमें से आपको 4 ऑप्शन देके पूछ दे, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो आपको ये मार्क कर लेना है कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है और जीनोम किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर पर। तो हमारी अगली खबर है फर्जी मुठभेड़ में 5 पुलिस कर्मियों को उम्र कैद। अब देखिए हमारे देश में क्या होता है कि कभी कभी पुलिस के द्वारा फेक इनकाउंटर कर दिए जाते हैं। तो यही एक ऐसा मामला है। ये मामला है फर्जी मुठभेड़ में बढ़ई राजा राम की हत्या करने के मामले में गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने सेवानिवृत्त थाना अध्यक्ष समेत 9 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई है। और इस सजा में उन्होंने कहा है 33 हज़ार रुपये की सजा और उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो खैर हमारे लिए ये काम की न्यूज़ नहीं है कि पुलिस कौन कौन है, पुलिस अधिकारी कौन कौन है जिनको सजा सुनाई गई है। हमारे काम का ये है कि ये फेक एनकाउंटर है। अब देखो फेक एनकाउंटर जब भी होता है तो उससे क्या होता है ना कि पुलिस अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। तो हम जानते हैं कि फेक एनकाउंटर से रिलेटेड हमारा संविधान क्या कहता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत एनकाउंटर शब्द का कहीं जिक्र नहीं है। पुलिसिया लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब पुलिस और अपराधियों के बीच हुई भिड़ंत में अपराधियों की मौत हो जाती है। भारतीय कानून में वैसे कहीं भी एनकाउंटर को वैध ठहराने का प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम कानून जरूर हैं जो पुलिस को यह ताकत देते हैं कि वो अपराधियों पर हमला कर सकती हैं और उस दौरान अपराधियों की मौत को सही ठहराया जा सकता है। आमतौर पर लगभग सभी तरह के एनकाउंटर में पुलिस आत्मरक्षा के दौरान हुई कार्रवाई का जिक्र ही करती है। आपराधिक संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 46 कहती है कि अगर कोई अपराधी खुद को गिरफ्तार होने से बचाने की कोशिश करता है या पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश करता है या पुलिस पर हमला करता है तो इन हालातों में ही पुलिस उस अपराधी पर जवाबी हमला कर सकती है। अदर किसी भी सिचुएशन में पुलिस उस पर हमला नहीं कर सकती। एनकाउंटर के दौरान हुई हत्याओं को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके लिए पुलिस तक तय किए गए नियमों का ही पालन करे। 23 सितंबर 2014 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर.एम. लोढ़ा और जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन की बेंच ने एक फैसले के दौरान एनकाउंटर का जिक्र किया। इस बेंच ने अपने फैसलों में लिखा था कि पुलिस एनकाउंटर के दौरान हुई मौत की निष्पक्ष, प्रभावी तथा स्वतंत्र जांच के लिए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उस फैसले की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। जब कभी भी पुलिस को किसी तरह की आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है तो वह या तो लिखित में हो, विशेषकर केस डायरी की शक्ल में, या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए हो। अगर कोई भी आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलती है या फिर पुलिस की तरफ से किसी भी तरह की गोलीबारी की जानकारी मिलती है और उसमें किसी की मृत्यु की सूचना आए तो इस पर तत्काल प्रभाव से धारा 157 के तहत कोर्ट में एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी से या दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवानी जरूरी है, जिसकी निगरानी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी करेंगे। यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस एनकाउंटर में शामिल सबसे उच्च अधिकारी से एक रैंक ऊपर होना चाहिए। धारा 176 के अंतर्गत पुलिस फायरिंग में हुई हर एक मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। इसकी एक रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना भी जरूरी है। जब तक स्वतंत्र जांच में किसी तरह का शक पैदा नहीं हो जाता तब तक एनएचआरसी को जांच में शामिल करना जरूरी नहीं है। हालांकि घटनाक्रम की पूरी जानकारी बिना देरी किए एनएचआरसी या राज्य के मानवाधिकार आयोग के पास भेजना आवश्यक है। कोर्ट का निर्देश है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत किसी भी तरह के एनकाउंटर में इन तमाम नियमों का पालन होना जरूरी है
अनुच्छेद 141 भारत के सुप्रीम कोर्ट को कोई नियम या कानून बनाने की ताकत देता है। जस्टिस वेंकट चलैया साल 1993 से 94 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने लिखा था, हमारे कानून में पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी व्यक्ति को मार दे, और जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है तब तक वह हत्या मानी जाएगी। सिर्फ 2 ही हालात में इस तरह की मौतों को अपराध नहीं माना जा सकता है। अब वो हालात क्या है? पहला, अगर आत्मरक्षा की कोशिश में दूसरे व्यक्ति की मौत हो जाए, और दूसरा, सीआरपीसी की धारा 46 पुलिस को बल प्रयोग करने का अधिकार देती है इस दौरान किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करने की कोशिश जिसने वो अपराध किया हो, जिसके लिए उसे मौत की सज़ा या आजीवन कारावास की सज़ा मिल सकती है, इस कोशिश में अपराधी की मौत हो जाए। तो ये पूरा सार था। तो आपसे आर्टिकल पूछ सकता है, 141 है, और उसके बाद धारा 46, तो आपसे ये पूछ सकता है। अब देखो हमारे समाज में क्या होता है कि अगर हम 85 की बात करें तो 85 वो दौर था हमारे देश में जब हमारे यहाँ जो गुंडे प्रवृत्ति के लोग होते थे उनका बोलबाला था। तो वो क्या करते थे, अपनी मर्जी से अपना काम निकलवाने के लिए, विरोधियों को पस्त करने के लिए पुलिस का यूज़ करते थे और लोगों को मरवा देते थे, और उसे पुलिस फेक एनकाउंटर का नाम दे देती थी। तो अब इससे क्या है, ये तो ठीक है। अब क्या है, हमारे यहाँ पर आज क्या होता है कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया और वो संगीन क्राइम है, लेकिन नियम कहता है कि उसे कोर्ट में उस अपराधी को पेश किया जाए, लेकिन अब क्या है कि उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, उसका एनकाउंटर कर दिया गया, उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो इससे 2 बातें निकल के आती हैं। पहला, अब क्या है, अब जैसे फेक एनकाउंटर की खबर आती है तो फेसबुक, ट्विटर हैंडल, कहीं पर भी आप देखेंगे आम जनता पोस्ट करने लग जाती है खुशी में कि बहुत अच्छा किया, ये हमारे मन में था। ठीक है, तो अब इससे क्या है कि लोग इंस्टेंट जस्टिस की मांग करने लगे हैं। इंस्टेंट जस्टिस, ठीक है, जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट चाय जैसे मिलता है ना, वैसे लोग इंस्टेंट जस्टिस चाहते हैं। लेकिन इन सब में क्या है ना, आज चलो ठीक है फेक एनकाउंटर हो जाता है किसी का, लेकिन ये आने वाले समय में इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की गतिविधियों से बचना चाहिए। फिर ये भी दर्शाता है कि जनता को या लोगों को कोर्ट पर भरोसा नहीं है, न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है कि न्यायपालिका उन्हें न्याय दिलाएगी। तो इन त्वरित न्याय प्रणाली जो है इससे बचना चाहिए और फेक एनकाउंटर जैसी गतिविधियों पे रोक लगानी चाहिए। तो ये था मुद्दा। और ये इस पर एक मूवी भी बनी है साउथ में, जनगण मन। जब आप ये मूवी देखोगे ना तो इस टॉपिक को वो और अच्छे से क्लियर कर देगी। उसमें एक डायलॉग है, आप 4th पिलर के रूप में हम मीडिया को जानते हैं, तो उसमें एक डायलॉग है मीडिया के ऊपर कि मीडिया जो कहती है वो सच है या सच कहने के लिए मीडिया है। तो देखिए उसमें आज की जो परिस्थिति है, अगर इस 2 लाइन पर हम आज की परिस्थिति को देखें तो एकदम फिट बैठता है। बाकी आप इस पर विचार करिएगा और इस मूवी को ज़रूर देखिएगा। वैसे ये मूवी हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, कन्नड़ भाषा में है, तो आप इसको सबटाइटल के साथ देखिएगा, पर आपका ये मुद्दा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है मिशन अमृत सरोवर को लोगों ने भी लिया हाथों हाथ। हम बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर क्या है। आपसे न्यूज़पेपर में ये जो मिशन अमृत सरोवर आया है, हो सकता है आपसे पीसीएस एग्जाम में फैक्चुअल किसी भी स्टेट पीसीएस में आपसे पूछ देगा कि मिशन अमृत सरोवर, या फिर पूछ देगा कि हाल के समाचारों में मिशन अमृत सरोवर जो चर्चा में रहा का कारण है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मिशन अमृत सरोवर है क्या। तो गांव से लुप्त प्राय हो रहे ताल, तलैया, पोखर और जलाशयों को संरक्षित करने और नए तालाबों के निर्माण के लिए शुरू किया गया मिशन अमृत सरोवर रंग दिखाने लगा है। प्रधानमंत्री की अपील पर मिशन अमृत सरोवर को लोगों ने भी हाथों हाथ लिया है। यही वजह है कि मिशन अपने लक्ष्य से दोगुनी गति से चल रहा है। मिशन अमृत सरोवर के लिए अलग से सरकारी धन का प्रावधान नहीं किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मिशन के लिए सरकारी धन का प्रावधान ही नहीं किया गया, बल्कि जो योजनाएं पहले से चल रही थी उन योजनाओं में ही इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। अब मिशन अमृत सरोवर से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 68% कार्य जल संरक्षण के लिए होते हैं। 15वें वित्त आयोग की ग्रांट, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी और राज्यों की अपनी स्कीमों के साथ कारपोरेट सामाजिक दायित्व CSR से प्राप्त अंश से मिशन प्रगति पर है। कई जगहों पर जन सहभागिता से अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा रहा है।
अब आप हमको सवाल बताइए, कमेंट करिएगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था, ये आपके लिए सवाल है। अब इसमें लक्ष्य क्या है? इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि अप्रैल 2022 में लॉन्च मिशन अमृत सरोवर में 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवरों को तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जल संरक्षण की दिशा में शुरू किए गए इस पूर्ण कार्य में पूरी सरकार की आहुति है, जिसमें ग्रामीण विकास, जल शक्ति, संस्कृति, पंचायती राज, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की प्रत्यक्ष सहभागिता शामिल है। विभागों को जल संरक्षण से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक विभिन्न परियोजनाएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया लक्ष्य। अब हम बात करते हैं मिशन अमृत सरोवर है क्या, डिटेल में। तो मिशन अमृत सरोवर है क्या, तो यूटी मिशन के बारे में हम जानते हैं। प्रधानमंत्री ने भविष्य के लिए जल संरक्षण के लिए 24 अप्रैल 2022 को मिशन अमृत सरोवर नाम से एक नई पहल शुरू की है। आपसे पेपर में पूछ देगा डायरेक्ट, मिशन अमृत सरोवर शुरू की गई 24 अप्रैल 2022, 25 अप्रैल 2022, 1 जनवरी 2022, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और मिशन का उद्देश्य है आज़ादी का अमृत उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है। इससे लगभग 1 एकड़ या उससे अधिक आकार के 50,000 जलाशयों का निर्माण होगा। इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर में लगभग 1 एकड़ का क्षेत्रफल होगा, जिसमें 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता होगी। मिशन इन प्रयासों को पूरा करने के लिए नागरिक और गैर सरकारी संसाधनों को जुटाने के लिए प्रेरित करता है। इसे 6 मंत्रालयों के साथ समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ आरंभ किया गया। इनमें कौन कौन से विभाग शामिल हैं? ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान मिशन के लिए तकनीकी भागीदार है। तो आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा विभाग मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो आपको ये विभाग पता होना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो मिशन राज्यों और जिलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे मनरेगा, 15वें वित्त आयोग अनुदान, PMKSY उप योजनाओं जैसे जल संभर विकास घटक हर खेत को पानी के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके काम करता है। मिशन में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी, उनके परिवार के सदस्य, शहीद के परिवार के सदस्य, पद्म पुरस्कार विजेता और स्थानीय क्षेत्र के नागरिकों को शामिल किया जाएगा, जिसमें सभी चरणों में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार मिशन में लोगों की भागीदारी केंद्र बिंदु है। मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। प्रत्येक 15 अगस्त को हर एक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा। अब इस मिशन से लाभ क्या होंगे? तो पहला लाभ होगा जल संरक्षण और सूखे जैसी स्थिति से लड़ने में मदद मिलेगी। झीलें बाढ़ों को नियंत्रित करने में मदद करेंगी। भूजल पुनर्भरण होगा। क्षेत्र में मृदा स्वास्थ्य का रखरखाव होगा। NHAI द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए आकर्षण और सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देगा। पक्षियों का अनुकूल स्थल, स्थानीय और प्रवासी दोनों आदि। अब हम बात करते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 27 नवंबर 2017 को NK सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप UPPCS का पेपर उठा के देख लीजिए, आप एनालाइज कर लीजिए। हर साल वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अगले साल भी पूछा जाएगा। और मिशन अमृत सरोवर चर्चा में आया है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष जरूर पूछे जाएंगे पेपर में। तो आप इतना तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा इस पेपर का। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि और क्या न्यूज़ आई है हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमको देखना है और उसको हमें अच्छे से कवर करना है। तो ये न्यूज़ आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स से। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक भारत की सच्ची तस्वीर नहीं दिखाता, स्मृति ईरानी जी ने कहा है। तो ये क्या है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा को सूचित किया कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत की सही तस्वीर नहीं दिखाता, क्योंकि यह भूख का एक त्रुटिपूर्ण माप है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 कारकों में से केवल एक अल्पपोषण ही भारतीय संदर्भ में लागू होता है। अब आप हमको बताइएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 4 कारक कौन से? एक तो अल्पपोषण हो गया जो भारत के संदर्भ में है, लेकिन अन्य 3 कारक कौन से हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत 121 देशों में से 107वें स्थान पर है। इसकी चाइल्ड वेस्टिंग दर 19.3% है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। 2014 के बाद से भारत में बच्चों और वयस्कों के बीच भुखमरी से संबंधित मौतों की संख्या पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में ईरानी ने कहा, राज्यों यानी केंद्र शासित प्रदेशों से भुखमरी से होने वाली मौतों की कोई रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने दाता दिया कि
इसके अनुसार 2019 से 1,40,575 बच्चे लापता हुए और इसी अवधि के दौरान 1,25,445 बच्चे बरामद किए गए। तो आपसे सवाल पूछेगा पेपर में कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है, तो क्यों 7वां स्थान, ये आपको सीधा सीधा पेपर में मिलेगा। अब बालिग होने की आयु 18 ही रहेगी। स्मृति ईरानी ने बताया कि सरकार का आपसी सहमति से संबंध बनाने की उम्र को कम करने का कोई इरादा नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में उम्र 18 से घटाकर 16 करने का भी कोई विचार नहीं है। पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए ऐसा किया गया है। वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन करके इसमें मौत की सज़ा जोड़कर इसे और सख्त बनाया गया। बालिग एक्ट 1875 को वर्ष 1999 में संशोधित कर 18 वर्ष की आयु को बालिग करार दिया गया। अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट होता क्या है, बालिग एक्ट 1875 क्या है। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पॉक्सो, जिसका पूरा नाम है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस कानून के अंतर्गत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सज़ा निर्धारित की गई है। यह अधिनियम पूरे भारत पर लागू होता है। पॉक्सो कानून के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी उपस्थिति में होती है। अब पॉक्सो अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है। इस अधिनियम में बच्चों को 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अधिनियम लिंग न्यूट्रल है। इसका अर्थ यह है कि अपराध और अपराधियों के शिकार पुरुष, महिला या तीसरे लिंग हो सकते हैं। यह एक नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि को अपराध बनाकर यौन सहमति की उम्र को 16 साल से 18 साल तक बढ़ा देता है। अधिनियम में यह भी बताया गया है कि यौन शोषण में शारीरिक संपर्क शामिल हो सकता है या शामिल नहीं भी हो सकता है। अधिनियम बच्चे के बयान को दर्ज करते समय और विशेष अदालत द्वारा बच्चे के बयान के दौरान जांच एजेंसी द्वारा विशेष प्रक्रियाओं का पालन करता है। सभी के लिए अधिनियम के तहत यौन अपराध के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करना अनिवार्य है और कानून में गैर रिपोर्टिंग के लिए दंड का प्रावधान शामिल किया गया है। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि एक बच्चे की पहचान जिसके खिलाफ यौन अपराध किया जाता है मीडिया द्वारा खुलासा नहीं किया जाएगा। बच्चों को पूर्व परीक्षण चरण और परीक्षण चरण के दौरान अनुवादकों, दुभाषियों, विशेष शिक्षकों, विशेषज्ञों, समर्थन व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों के रूप में अन्य विशेष सहायता प्रदान की जानी है। बच्चे अपनी पसंद या मुफ्त कानूनी सहायता के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। इस अधिनियम में पुनर्वास उपाय भी शामिल है, जैसे कि बच्चे के लिए मुआवजा और बाल कल्याण समिति की भागीदारी शामिल है। अब हम बात करते हैं भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875। इस अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि भारत का प्रत्येक निवासी निम्नलिखित मामले को छोड़कर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर वयस्क हो जाता है। पहला, ये व्यक्ति जिनके बारे में या जिनकी संपत्ति या दोनों के बारे में अभिभावक नियुक्त किया गया हो। वे व्यक्ति जिनकी संपत्ति के बारे में देख रेख की जिम्मेदारी किसी अभिभावकों के न्यायालय ने ली हो। इन मामलों में 21 वर्ष पूरे होने पर ही व्यक्ति बालिग माना जाएगा। किशोरों के लिए न्याय, बच्चों की देखभाल और सुरक्षा अधिनियम 2000। इस अधिनियम में किशोरों के विकास की जरूरतों को पूरा कर उन्हें समुचित देखभाल, सुरक्षा और सद्व्यवहार प्रदान करने, बच्चों के सर्वोत्तम हित में मुद्दों पर विचार और निर्णय करते समय बाल मित्रवत रास्ता अपनाने और विभिन्न संस्थानों के जरिए उनके पुनर्वास का प्रावधान है। इस अधिनियम में एक किशोर या बच्चे जिसने 18 वर्ष पूरे न किए हों की देखभाल और सुरक्षा के लिए कानून से संघर्ष में किशोर वह होता है जिस पर कोई अपराध करने का आरोप हो। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कानून के संघर्ष कर रहे अल्पवयस्कों को आवास और पुनर्वास के लिए विशेष गृह स्थापित करना, अल्पवयस्क न्याय बोर्ड के समक्ष वयस्क पर एक सामाजिक जांच रिपोर्ट पेश करना ताकि बोर्ड उस पर यथोचित आदेश पारित कर सके। तो ये था पॉक्सो एक्ट के बारे में और बालिग एक्ट 1875 के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकारी देनी जरूरी इसलिए थी क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस का टॉपिक है ये, तो आप वहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इंटरनल सिक्योरिटी का भी टॉपिक बन जाता है ये, और फिर इंटरव्यू में आपकी विचारधारा को पूछा जा सकता है। तो आप इंटरव्यू में तर्क के साथ बात करें, तो इसलिए डेटा आपको उपलब्ध करवा दिया है मैंने। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक है न्यायपालिका की हैसियत कमज़ोर करने को हो रहा सुनियोजित हमला सोनिया गांधी। सोनिया गांधी ने कुछ मुद्दों को उठाया है, बोला है कि इन मुद्दों को ये वो मुद्दे हैं जिनकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब देखो, राजनीति अपनी जगह पर है, हमें राजनीति में नहीं घुसना है। हमें जो प्रॉब्लम एड्रेस किया गया है वो प्रॉब्लम से मतलब है कि वो प्रॉब्लम क्या है प्रेजेंट में और सरकार को क्यों उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि सोनिया गांधी जी ने किन किन मुद्दों को एड्रेस किया है। तो पहला है
मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण की चुनौती के साथ लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किए जाने को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। अब देखो, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाए, और उन कदम को उठाते हुए देश के जितने भी योग्य युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार प्रदान किया जाए और महंगाई को भी कंट्रोल किया जाए। और जैसे भारत और चाइना का जो संघर्ष है उस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और फिर उन्होंने बोला कि सोनिया गांधी ने कहा कि शीर्ष न्यायपालिका की सरकार के अलग अलग तंत्रों की ओर से की जा रही आलोचनाओं का हवाला देते हुए मौजूद सत्ता उनके रास्ते में आने वाली संस्थाओं को कमजोर करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। अब देखो, न्यायपालिका इंटरफेयर ना करे, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। सरकार ऐसी कानून को बनाए, ऐसे नियमों पर चले जिसमें कि अलग अलग तंत्र अपना काम कर सके, न्यायपालिका अलग, विधायिका अलग, कार्यपालिका अलग, इसमें एक दूसरे पे कोई इंटरफेयर ना होने पाए। और फिर उन्होंने चीनी घुसपैठ को भी बोला हुआ है कि भारत इस ओर ध्यान दे, भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। फिर मौजूदा सरकार को बेरोजगारी की स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, और बोला है कि युवाओं को सरकारी रिक्तियों के साथ में अनिश्चित भविष्य का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को बढ़ती लागत, विशेष रूप से उर्वरकों, उनकी फसलों के लिए अनिश्चित कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो अब देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी एग्ज़ाम हो, मिडिल क्लास फैमिली का हर बच्चा यही चाहता है कि उसको सरकारी नौकरी मिले और उसकी लाइफ सेट हो जाए। तो अभी क्या है, वैकेंसी उतनी आती नहीं, आती भी हो तो पेपर लीक हो जाते हैं या फिर रिजल्ट देरी से आते हैं। तो क्या है, बच्चों के मन में एक भावना आ जाती है कि फ्यूचर अनिश्चित है, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो हीन भावना से बच्चे शिकार हो जाते हैं उसका। तो हमें सरकार को चाहिए कि ऐसा काम करे कि लोगों को रोज़गार मिल जाए, लोगों में हीन भावना ना आए, क्योंकि हीन भावना बहुत ही ख़राब चीज़ होती है। अब हम अगले मुद्दे को देखते हैं कि अगला मुद्दा क्या है। अगला मुद्दा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी यह चाहते हैं कि मात्र 50,000 रुपये के लिए लोग धक्के खाएं। अब देखो क्या होता है कि कोरोना में मरने वाले आश्रितों को कुछ मुआवजा देने की घोषणा हुई थी। तो वो मुआवजा क्या है, उसको लेने के लिए क्या है, अब लोग क्या है, 50,000 रुपये या फिर कोई भी अमाउंट हो, उसको लेने के लिए वो धक्के खा रहे हैं इधर उधर। तो देखिए, ये दिखाता है कि हमारा जो निम्न वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो कितने ठोकरें खाता है एक मुआवजा लेने के लिए भी। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को चाहिए कि वो ईमानदारी से काम करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, और जो भी मुआवजा देना है उस की ओर ध्यान केंद्रित करें, और लोगों को जो पीड़ित आश्रित हैं उनको मुआवजा दिया जाए ताकि उनका काम आगे चले। तो इस तरह उन्होंने किया। तो ये केस स्टडी के तौर पर हम इसको ले सकते हैं। ये केस स्टडी है एथिक्स के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि एक अधिकारी होने के नाते आपका उत्तरदायित्व तो क्या बनता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं कि क्या है हमारे लिए इस अखबार में, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, पाकिस्तान को आईना दिखाना आवश्यक। भारत किसी भी देश द्वारा अपने निर्वाचित प्रधानमंत्री के विरुद्ध वैसे प्रलाप को कभी स्वीकार नहीं करेगा जैसा बिलावल ने पीएम मोदी के खिलाफ किया। अब देखिए इन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोला, तो अब क्या है कि ये सहन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी पर ये बात की गई है। तो आइए हम देखते हैं इस एडिटोरियल में हमारे लिए क्या खास है। तो पाकिस्तान के तमाम नेता भारतीय नेताओं के लिए समय समय पर तल्ख शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मुझे याद नहीं था कि किसी पाकिस्तानी राजनीतिक शख्स ने तो ये मर्यादा के बारे में बता रहे हैं। और इन्होंने बोला हुआ है कि अब देखिए, भारत क्या है, भारत आतंकवाद जैसे मुद्दे को उठा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने। तो अब क्या है, उन जीरो टॉलरेंस की भी नीति अपना रहा है। तो इस तरह से क्या है, लोग कमेंट करना, जैसे पाकिस्तान है वो कमेंट कर रहा है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आर्टिकल उसी के ऊपर है। अगला टॉपिक है, धरती पर ही बनेगी सूरज जैसी ऊर्जा। धरती पर ही बनेगी सूरज जैसी ऊर्जा। देखो, ऊर्जा या कहें कि बिजली हासिल करने के जो मौजूदा विकल्प हैं उनमें से ज़्यादातर या तो ऐसे हैं जिन्हें पृथ्वी पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ाने के अपराध का दोषी माना जाता है, जैसे कि कोयले या तेल यानी जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली, या फिर उनसे इतनी कम और अस्थायी किस्म की बिजली मिलती है कि उससे बढ़ती ज़रूरतों को साध लेना दुनिया को मुश्किल लगता है, जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा। उधर दुनिया भर की सरकारें वर्ष 2035 के बाद कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने को जिस लक्ष्य को पाने के लिए नीतियां बना रही हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से मिलते झटके उन्हें अपने पांव वापस खींच लेने को विवश कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या है, हमें सोलर एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो अब ये है कि जीवाश्म ईंधन
की ज़रूरत ख़त्म हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये लैब में बोला जा रहा है कि अमेरिका से खबर आई है कि वहाँ के विज्ञानियों ने नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया पर आधारित परमाणु रिएक्टर में कुछ मात्रा में बिजली बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। नाभिकीय विखंडन के मुकाबले नाभिकीय संलयन को इसलिए नई उम्मीद के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि एक बार इससे बिजली पैदा करने का रास्ता खुल गया तो हमारी कई समस्याओं का एक झटके में समाधान हो जाएगा। तो इसका देखो फ़ायदा इन्वायरमेंटल होगा, जैसे कि हमारे यहाँ पेट्रोल का जीवाश्म ईंधन का हम यूज़ करते हैं, कार्बन उत्सर्जन होता है। कार्बन उत्सर्जन से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना। तो इन सब से जलवायु परिवर्तन जैसे समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है, तो हमें इन ये समस्याएं देखने को कम मिलेंगी। और फिर क्या है, हमारा इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा। और फिर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम आने वाली पीढ़ी को भी वो समाज, वो इन्वायरमेंट दे पाएंगे जो इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, और हम जो देख रहे हैं उससे भी अधिक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट हमें आने वाले बच्चों को देना है। तो ये फ़ायदा मिलेगा इसके आने से। अब क्या है, 7% रहेगी विकास दर। तो हम इन्होंने बताया है कि आर्थिक विकास दर के अनुमान को पहले के 7% से घटाकर 6.8% कर दिया है, जबकि विश्व बैंक ने विश्व के अनुमान को संशोधित कर 6.9% कर दिया है। तो ये बताया गया है कि 7% रहेगी विकास दर हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। और अभी भी बजट आने वाला है, तो बजट से हमें कई सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये लिस्ट आप याद कर लीजिएगा कि दुनिया के 10 सर्वाधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला है काहिरा, जिद्दाह, दुबई, रियाद, न्यूयॉर्क, लंदन। तो आपसे पूछ सकता है पेपर में, करंट अफेयर्स में, कि दुनिया का सर्वाधिक व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग है काहिरा, जिद्दाह, दुबई, रियाद, न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, लंदन। तो ये आपको मैच करने को भी दे सकता है या वन लाइनर में भी फैक्चुअल के फॉर्म में पूछ सकता था या पूछ सकता है। तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। तो आज का जो प्री प्लस मेंस का जो टॉपिक था वो इतना ही था। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो पॉइंट आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ आप उसका नोट्स बना लें। मैं इसलिए नोट्स अगर आप कहेंगे तो मैं इस न्यूज़पेपर का नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस नोट्स को खुद बनाएं, क्योंकि खुद प्रिपेयर करेंगे तो आपके हाथों से बनाया हुआ नोट्स आपका करंट अफेयर्स होगा और आपको याद होगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारा ब्रेन उसे 90% तक याद रखता है लंबे समय तक के लिए। अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें 10% याद रहता है, और अगर हम किसी चीज़ को सुनते हैं तो 10%, और देखते हैं तो 50% मेमोरी, हमारा दिमाग उसको याद कर पाता है। तो 90% हमें चाहिए ना, तो उसके लिए हमें लिखना होगा। तो आप इसके नोट्स लिख के बनाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी अपने जीवन में आने वाली परीक्षाओं को पास करें, सफलता पाएँ। और मेरा उम्मीद यही है कि आप सभी सफल हों अपने जीवन में। और आपको ये न्यूज़ एनालिसिस कैसा लग रहा है, आपका कोई सुझाव हो, आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं उस सुझाव को स्वीकार करूँगा और उस पर काम करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस में। थैंक यू।